वेलकम फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यहाँ से आनुवांशिकता एवं जैव विकास। ठीक है, तो ये सारा हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में। जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन के बारे में जानेंगे, फिर आनुवांशिकता के बारे में जानेंगे, फिर आनुवांशिकता में वंशानुगत लक्षण, फिर लक्षणों की वंशानुगति का नियम, फिर मेंडल का योगदान, फिर लिंग निर्धारण, फिर विकास, फिर उपार्जित और आनुवांशिक लक्षण, फिर जाति उद्भव, विकास एवं वर्गीकरण, जीवाश्म और मानव विकास। तो ये इतना सारा टॉपिक जो है हमें पढ़ना है। तो हम पढ़ते हैं यहाँ से। जनन प्रक्रम द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं जो जनक के समान होते हुए भी कुछ भिन्न होते हैं। अधिकतम संख्या में सफल विभिन्नताएं लैंगिक प्रजनन द्वारा ही प्राप्त होती हैं। अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती है, लेकिन लैंगिक जनन में ही विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। यदि हम गन्ने के खेत का अवलोकन करें तो हमें व्यष्टिगत पौधों में बहुत कम विभिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। मानव तथा अधिकतर जंतु जो लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं, इनमें व्यष्टिगत स्तर पर अनेक भिन्नताएं परिलक्षित होती हैं। यानी मानव के अंदर आपको बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। मानव प्राणी अथवा किसी अन्य जीव की पहचाननीय विशेषता जैसे ऊंचाई, रूप, रंग, बालों का रंग, आँखों का रंग, नाक तथा ठुड्डी का आकार इत्यादि विशिष्ट लक्षण विशिष्ट लक्षण कहलाते हैं। जनकों से उनकी संतति में विशिष्ट लक्षणों का हस्तांतरण आनुवांशिकता कहलाता है, हेरिडिटी। यानी माता पिता से उनकी संतति में विशिष्ट गुणों का, लक्षणों का ट्रांसफर होना, हस्तांतरित होना, माता पिता के गुणों का उनकी पीढ़ियों में जाने को आनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है। यहाँ से उम्मीद करता हूँ यहाँ समझ में आ गया होगा। जनन के द्वारा विभिन्नताओं का संचयन। पूर्ववर्ती पीढ़ी से वंशागति संतति को एक आधारिक अभिकल्प यानी डिजाइन एवं कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। यानी एक पीढ़ी से जब अगली पीढ़ी जाती है तो जो पूर्ववर्ती पीढ़ी होती है वो अपनी संतति को एक तो शारीरिक अभिकल्प देता है और साथ साथ उसके कुछ विभिन्नताएं भी भेजता है, तथा दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से आहरित विभिन्नताएं तथा कुछ नई विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। मान लीजिए पहली पीढ़ी के जीव दो संतति को जन्म देंगे। ये रहा पहली पीढ़ी, ये दो को जन्म दे रही है। मान लीजिए पहली पीढ़ी के जीव दो संतति को जन्म देंगे जिनकी संरचना तो समान होगी परंतु विभिन्नताएं भी होंगी। इनमें से प्रत्येक अगली पीढ़ी दो जीवों को उत्पन्न करेगी जो एक दूसरे से कुछ भिन्न होंगे, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। अब जैसे ये इसको जन्म देगा दो को, फिर ये आगे दो को देगा, तो ये सारे एक जैसे नहीं होंगे। एक जैसे सिर्फ अलैंगिक जनन में होते हैं। लैंगिक जनन में विभिन्नताएं आएंगी। इनके सिर, आँख, नाक, बाल कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंतर होगा। तो कुछ विभिन्नताएं विशिष्ट होंगी जबकि कुछ जनक से प्राप्त हुई हैं जो स्वयं आपस में एक दूसरे से भिन्न थे। अब पढ़ेंगे आनुवांशिकता। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक अथवा जनक से संतति तक लक्षणों को निरंतरता या स्थानांतरण आनुवांशिकता कहलाता है। अब पढ़ेंगे यहाँ पे इनहेरिटेड ट्रेट्स यानी वंशागत लक्षण। किसी जीव का लक्षण जो उसमें उनके जनकों से स्थानांतरित होता है वंशानुगत लक्षण कहलाता है। उदाहरण, लाल भृंग बीटल। लाल भृंग की एक आबादी है परंतु जनन के दौरान रंग विभिन्नता उत्पन्न होती है जिससे एक भ्रंग होता है जो रंग में हरा, तो लाल के स्थान पर हरा हो जाता है। तो भ्रंग का यह हरा रंग एक वंशागत लक्षण है जो उनके जनकों से स्थानांतरित हुआ है। क्रियाकलाप से समझते हैं वंशागति का नियम। अपनी कक्षा के सभी छात्रों के कान का अवलोकन कीजिए। ऐसे छात्रों की सूची बनाइए जिनकी कर्णपाली ईयर लोब स्वतंत्र हो यानी लटकी हुई हो और जुड़ी हो, एक टच हो, एक ऐसे खुली हो। तो कर्णपाली वाले छात्रों एवं स्वर्ण कर्णपाली वाले छात्रों को प्रतिशत की गणना कीजिए। प्रत्येक छात्र के कर्णपाली के प्रकार को उनके जनकों से मिलाकर देखिए। माता पिता से यानी मैच करना है वे कानों को।
इस परीक्षण के आधार पर कर्णपाली के वंशागति के संभावित नियमों का सुझाव दीजिए। तो यहाँ पे क्रियाकलाप करने पे हमें पता चलता है कि जो माता पिता के लक्षण होते हैं वो उनकी संतति में जाते हैं, तो उनके कान माता पिता के कानों से अधिकतर मैच होते हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष है, यहाँ पे हम छात्र का नाम लिखेंगे, छात्र का कान के बारे में पता करेंगे, मम्मी पापा से मिलते हैं या नहीं। निष्कर्ष, जब हम ऐसे छात्रों के जनकों से कानों को मिलाते हैं तो पाते हैं कि उनके कान भी उनके जनक के समान हैं। यह गुण वंशानुगति के सिद्धांतों का पुष्टि करता है। अगला है कि लक्षणों की वंशानुगति का नियम। ये जो लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है तो इसे वंशानुगति का नियम कहते हैं। ये मेंडल ने दिया था। तो इसमें लिखता है कि मानव में लक्षणों की वंशानुगति के नियम इस बात पर आधारित है कि माता और पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ को संतति में स्थानांतरित करते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक लक्षण माता और पिता के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। तो यानी एक पीढ़ी से जब अगली पीढ़ी का जन्म होता है तो माता पिता के दोनों के लक्षण अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। मेंडल ने मटर के एक लंबे तथा एक बोने पौधे के बीच संकरण कराया, यानी क्रॉस कराया, जनन कराया। तो उसने देखा कि प्रथम पीढ़ी में कोई भी पौधा बीज की ऊंचाई का नहीं था, यानी बोना नहीं था, सभी पौधे लंबे थे। इसके बाद उसने F1 यानी पहली पीढ़ी के पौधे में स्वयं परागण द्वारा, सेल्फ पोलिनेशन द्वारा F2 पीढ़ी के पौधे उगाए। उसने देखा कि F2 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे नहीं थे, उसमें 1/4 पौधे छोटे थे। यह दर्शाता है कि F2 पौधे द्वारा लंबे तथा बोने पौधे दोनों के लक्षणों की वंशानुगति हुई है, लेकिन केवल लंबेपन का लक्षण ही व्यक्त हो पाता है। ये सब आप समझ गए होंगे कि ये जो एक लंबा पौधा था इसके प्रभावी लक्षण मानते हुए इसको हम बड़ा टी लिखते हैं। प्रभावी लक्षण को डोमिनेंट बोलते हैं। और बोना पौधा जो है इसके लक्षणों को हम छोटे टी से दर्शाते हैं। ये जीन के 2 सेट हैं। तो लंबा पौधे प्रभावी लक्षण मानते हुए इसको बड़े टी से दिखाना है, और बोने पौधे को अप्रभावी मानते हुए या कम प्रभावी मानते हुए बोना पौधा दिखाना है। प्रभावी लक्षणों को डोमिनेटिव बोलेंगे और बोने और अप्रभावी को रिसेसिव। अब लंबे पौधे को बोने पौधे से जब हम क्रॉस कराते हैं तो इस जीन का इस जीन से रिलेशन होगा। जैसे मान लो ये बड़ा टी है और फिर इसका हम रिलेशन कराएंगे छोटा टी से, तो ये वाला इससे क्रॉस होगा तो टी, फिर ये इससे क्रॉस होगा तो टी, फिर ऐसे ही फिर दूसरे वाले टी का इससे करेंगे तो टी, फिर इसका इससे करेंगे तो टी। यानी पहले पीढ़ी में सभी पौधे लंबे होंगे, क्योंकि इसमें प्रभावी लक्षण एक भी टी काफ़ी है। एक भी बड़ा टी होगा तो ये पौधा लंबा ही होगा, ये भी लंबा। तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे लंबे हुए। फिर उन्होंने दूसरी पीढ़ी में ये 2 लंबे पौधे लिए, इन्हीं में आपस में स्वयं परागण कराया। तो टी को टी से स्वयं परागण कराया। तो इसका इससे संपर्क हुआ तो बड़ा टी, इसका इससे हुआ तो बड़ा टी छोटा टी, फिर इसका इससे होगा तो बड़ा टी पहले छोटा टी बाद में, फिर इसको इससे क्रॉस करेंगे तो छोटा टी, ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे हम साफ देख सकते हैं कि 3 पौधे लंबे हैं, क्योंकि इसमें बड़ा टी है और इसमें बोने होने के लिए दोनों ही छोटे टी होने चाहिए। तो 3 पौधे लंबे हैं, 1 पौधा बोना है। इससे बोलते हैं फिनोटाइप। और अगर जीनोटाइप की बात करें तो ये एक है, ये दोनों सेम है और ये अकेला है। तो फिनोटाइप कहेंगे तो ये 3:1, और जीनोटाइप कहेंगे तो 1:2:1 होगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से पढ़ते हैं F2 पीढ़ी में उद्देश्य लिखा है कि F2 पीढ़ी में टी और टी का संयोजन 1:2:1 अनुपात में होता है। विधि: जब शुद्ध लंबे मटर के पौधे का शुद्ध बोने पौधे से परागण कराया गया तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। और जब F1 पीढ़ी के पौधों में स्वयं परागण कराया गया तो 3 पौधे लंबे 1 बोना पौधा की अनुपात में संतति प्राप्त हुई। इनकी वास्तविक आनुवंशिकी निश्चित करने के लिए अलग अलग पौधों में स्वयं परागण कराया गया। तो F2 पीढ़ी में बोने पौधे ने केवल बोने पौधे दिए, एक लंबे पौधे ने केवल 1 लंबे पौधे दिए, और 2 लंबे पौधे ने लंबे और बोने दोनों पौधे दिए। इसका अर्थ यह हुआ कि F1 जीनी संरचना
1:2:1 का अनुपात था, जैसा कि नीचे स्पष्ट किया गया है। यानी जब लंबे पौधे को बौने पौधे से कराया गया तो सभी लंबे थे पहली पीढ़ी में, लेकिन जब अगली पीढ़ी में स्वयं परागण कराया गया तो स्वयं परागण में फिनोटाइप आपको 3:1 मिला, और जीनोटाइप देखा गया तो उसके अंदर 1:2:1 था। ठीक है, सॉरी। यह लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं? कोशिका के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सूचना स्रोत होता है। डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होता है उसे प्रोटीन का जीन कहते हैं। यानी जीन ही होता है जिसमें जो लक्षण होते हैं वो समाहित होते हैं, और वो वही लक्षण या जीन जो होते हैं एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लक्षणों को ले जाते हैं। पौधों में कुछ हार्मोन होते हैं जो लंबाई को नियंत्रित करते हैं, अतः किसी पौधे की लंबाई पौधों में उपस्थित उस हार्मोन की मात्रा पर निर्भर करती है। पौधे के हार्मोन की मात्रा उस प्रक्रम की दक्षता पर निर्भर करेगी जिसके द्वारा यह उत्पादित होता है। एंजाइम इस प्रक्रम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि यह एंजाइम दक्षता से कार्य करेगा तो हार्मोन पर्याप्त मात्रा में बनेगा और पौधे लंबा होगा। यदि इस प्रोटीन के जीन में कुछ परिवर्तन आते हैं तो बनने वाले प्रोटीन की दक्षता पर प्रभाव पड़ेगा और वह कम दक्ष होगी, यानी कम कुशल होगी। अतः बनने वाली हार्मोन की मात्रा भी कम होगी और पौधा बोना होगा। अतः जीन लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। लैंगिक प्रजनन के दौरान संतति के डीएनए में दोनों जनकों का समान रूप से योगदान होगा। यदि दोनों जनक संतति के लक्षणों के निर्धारण में सहायता करते हैं तो दोनों जनक एक ही जीन की एक प्रतिकृति संतति को प्रदान करेंगे। इसका अर्थ है कि मटर के प्रत्येक पौधे में सभी जीवों के 2 सेट होंगे। प्रत्येक जनक से एक सेट की वंशानुगति होती है। इस तरीके को सफल करने के लिए प्रत्येक जनन कोशिका में जीन का केवल एक ही सेट होगा। सामान्य कायिक कोशिकाओं में जीन के सेट की 2 प्रतिकृतियां होती हैं। फिर इससे जनक कोशिका में इसका एक सेट किस प्रकार बनता है? यदि संतति पौधे को जनक पौधे से संपूर्ण जीनों का एक पूर्ण सेट प्राप्त होता है तो प्रयोग सफल नहीं हो सकता है। इसका मुख्य कारण यह है कि 2 लक्षण आर और वाई सेट में एक दूसरे से संलग्न रहेंगे तथा स्वतंत्र रूप से आहरित नहीं हो सकते। वास्तव में एक जीन सेट केवल एक डीएनए श्रृंखला के रूप में होकर डीएनए के अलग अलग स्वतंत्र रूप में होते हैं। प्रत्येक एक गुणसूत्र कहलाता है। अतः प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र के 2 प्रतिकृतियां होती हैं, जिनमें से एक नर और दूसरी मादा जनक से प्राप्त होती है। यानी किसी भी जीव के जनन के लिए डीएनए का सेट होना जरूरी है, और डीएनए का सेट पूरा होने के लिए एक सेट पिता से मिलता है, एक सेट माता से मिलता है, और दोनों सेट पूरे होने पे फिर सफल तरीके से लक्षणों का हस्तांतरण होता है और जीव की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक जनक कोशिका पैतृक अथवा मात्रक से गुणसूत्रों के प्रत्येक जोड़े का केवल एक गुणसूत्र ही एक कोशिका यानी युग्मक में जाता है। जब 2 युग्मकों का संलयन होता है तो बने हुए युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या पुनः सामान्य हो जाती है तथा संतति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है, जो स्पीशीज के डीएनए के स्थायित्व को सुनिश्चित करता है। और वंशानुगति की इसी क्रियाविधि से मेंडल के प्रयोगों की परिमाण की व्याख्या हो जाती है। तो मेंडल ने यानी वंशानुगति में यही बताया था कि जो जीन के 2 सेट होते हैं, तो जीन के 2 सेट जो होते हैं वो डीएनए के द्वारा एक सेट पिता से एक सेट माता से संतति को प्राप्त होता है और संतति उत्पन्न हो पाती है। यहाँ पे ये बताया गया हुआ है कि जो लक्षण जो होते हैं ना, वो अब 2 लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण को समझेंगे। तो यहाँ पे हमने ना एक पौधा लिया है जिसमें गोल, ये मटर का पौधा है जिसमें हमने गोल और हरा मटर वाला पौधा चुना है, और ये पौधा है झुर्रीदार और पीले बीज वाला। ठीक है, तो गोल और हरे पौधे को हमने बड़ा वाई से दिखाया है, और झुर्रीदार पीले को छोटा वाई से दिखाया है। अब इसके अंदर जो जीन के सेट 2 होंगे, तो इसीलिए अब जीन के सेट बनाएंगे तो इसका क्रॉस इससे होगा तो आर वाई, फिर इसका दूसरे से हो सकता है तो आर वाई, फिर ऐसे इसका इस दूसरे वाले का इससे होगा तो आर वाई, फिर दूसरे का इस दूसरे से होगा तो आर वाई। सेम ऐसे इसका इससे होगा तो छोटा वाई, फिर इसका दूसरे से हो जाएगा तो आर वाई, फिर इसका भी ऐसे ही आर वाई, और ये आर वाई।
तो ये जो आर वाई है ये युग्मक है यानी गैमेट्स हैं। अब ये जो युग्मक होते हैं ये पहली पीढ़ी के युग्मक हैं। अब इनमें जब हम स्वयं परागण मतलब क्रॉस कराएंगे पर परागण, तो इनमें क्रॉस ऐसे होगा। इन चारों को मैंने यहाँ लिख दिया, आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई। और ये छोटे आर, छोटा आर छोटा वाई, छोटा आर छोटा वाई, छोटा आर छोटा वाई, छोटा आर छोटा वाई यहाँ लिख दिया। इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो आर आर बड़ा वाई छोटा वाई। इसको फिर इससे कराओगे तो बड़ा आर पहले छोटा आर बाद में, फिर बड़ा वाई पहले छोटा वाई बाद में। तो ऐसा पाओगे कि सारे के सारे सेम है, यानी जो F1 पीढ़ी है उसमें सभी पौधे जो है आपको गोल और हरे ही मिलेंगे। ठीक है, तो सारे के सारे पौधे गोल और हरे मिले। फिर इनमें से अब दो पौधा लिया गया, आर आर वाई वाई, फिर आर आर वाई वाई, फिर इनके युग्मक बनाए गए। तो इसका ये युग्मक बनेगा आर बड़ा वाई, फिर ये बड़ा आर छोटा वाई, फिर छोटा आर का बड़े वाई के साथ बनेगा, फिर छोटा आर का छोटे वाई के साथ। ठीक है, सेम ऐसे ही इसमें भी बनेगा। ठीक है, तो आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई। अब इनमें हम क्रॉस कराते हैं। ये लिख देंगे आर वाई आर वाई आर वाई आर छोटा वाई। फिर ऐसे यहाँ पे ये वाला इधर लिख देंगे आर वाई, ये वाला इधर आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई। अब इसको जो हम मिला के लिख देंगे तो ये बड़ा आर बड़ा वाई, फिर बड़ा आर, फिर बड़ा वाई छोटा वाई बाद में, फिर बड़ा आर छोटा आर, फिर बड़ा वाई बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई, फिर बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा वाई छोटा वाई। फिर ऐसे बड़ा आर वाई वाई, बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई, छोटा आर बड़ा वाई, छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई। ऐसे ये लिखेंगे तो बड़ा आर, फिर बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा वाई छोटा वाई, छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, छोटा आर छोटा वाई छोटा वाई। इसके अंदर फिर हमें ना ये गुण देखने ये वाले कि गोल पीले कितने हैं, गोल हरे कितने हैं, झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार हरे कितने हैं। तो गिनने पे आपको मिलेगा 9 3 3 1। तो 9 3 3 1 मिलेगा। तो गिनते हैं पहला गोल पीला। तो गोल पीले के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो हमने बड़े आर को क्या लिखा था गोल, छोटे आर को क्या लिखा था झुर्रीदार, और वाई को हमने क्या लिखा था हरा, और छोटे वाई को क्या लिखा था पीला। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो इसमें पहला वाला बड़ा आर है और बड़ा वाई है, तो बड़ा आर बड़ा वाई, तो ये गोल हरा हो जाएगा। तो एक हो गया गोल हरा, ये भी गोल हरा गोल हरा गोल हरा, ढूंढने पे गोल हरा गोल हरा गोल हरा गोल हरा गोल हरा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिल गए। फिर झोरीदार, फिर हम ढूंढेंगे गोल हरा गोल पीला। अच्छा, मैंने यहाँ पे ऑर्डर गलत ले लिया था इसलिए ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये भी। फिर ऐसे बाकी के ढूंढेंगे, गोल पीला तो 3 मिलेंगे, झुर्रीदार पीला 3 मिलेंगे, झुर्रीदार हरा 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये जो 9:3:3:3:1 है ये आपका फिनोटाइप है। तो फिनोटाइप आपसे पूछा जाएगा तो 9 3 3 1। इससे पता चलता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की जो स्थानांतरण होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है, यानी संतति को माता पिता दोनों से बराबर अनुपात में गुण मिलते हैं। ठीक है।